अस्सलामुअलैकुम, हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ब्रेनियर एकेडमी। आज इंग्लिश का हम अपना फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि हमारे सेक्शन ए में से है, यानी कि रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन वाले पार्ट में से, जहाँ पे चैप्टर्स वाले पार्ट उसका यूनिट नंबर 1.1 हम पढ़ने वाले हैं। अब प्री रीडिंग कुछ क्वेश्चंस हैं यहाँ पे। जो क्वेश्चंस है, व्हाट डू यू नो अबाउट कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, व्हाट वाज हिज मेन कंट्रीब्यूशन, व्हाट वाज हिज विजन फॉर पाकिस्तान, शेयर सम फेमस कोट्स ऑफ कायदे आज़म। बहुत इजी से क्वेश्चंस हैं, इनके आंसर्स मैं आपको वर्बली बता देती हूँ। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में आपको कुछ बताना होगा। क्या बताएंगे कि भाई वो हमारे कौन थे? वो हमारे फर्स्ट गवर्नर जनरल थे पाकिस्तान के। उन्होंने पाकिस्तान का बनाने के लिए जो पाकिस्तान के बनाने में उनका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल उन्होंने प्ले करा है, ठीक है, मुस्लिम्स को यूनाइट करने में वगैरह वगैरह। ये आप इस तरह इसका आंसर होगा, ये जो कि आप इंटरनेट से सर्च करके लिख सकते हैं। मैंने आपको क्लू दे दिया। अब व्हाट वाज इस मेन कंट्रीब्यूशन का मेन कंट्रीब्यूशन क्या था कि उन्होंने पाकिस्तान बनाने के लिए कितनी मेहनतें करी, क्या उनके जो माइंड मैपिंग थी, जो भी उन्होंने प्लान किया और सबको इकट्ठे रखा तमाम मुस्लिम्स को, ताकि पाकिस्तान बन सके। तो ये पाकिस्तान की फॉर्मेशन, पाकिस्तान एक इंडिपेंडेंट स्टेट मुस्लिम्स के लिए, उसकी फॉर्मेशन इनका मेन कंट्रीब्यूशन थी। ये भी आप प्रॉपरली आंसर को लिख सकते हैं। बहुत कॉमन क्वेश्चंस पूछे गए हैं। उनका विजन क्या था पाकिस्तान के लिए? कि वो एक सेपरेट ऐसी नेशन चाहते थे जहाँ पे इस्लामिक टीचिंग्स के अकॉर्डिंगली लोग रहें, सब इक्वली रहें, सब कोई रेस का जो है डिस्क्रिमिनेशन ना हो, कलर या कास्ट क्रीड के ऊपर कोई भी रेस या डिस्क्रिमिनेशन ना हो, ठीक है। सो ऐसी जगह जहाँ पर ऐसा कंट्री जहाँ पर आप इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी ज़िंदगी गुजार सकें फ्रीडमली, ठीक है। उसके बाद शेयर सम फेमस कोट्स। अब आपने कायदे आज़म के कोई भी फेमस कोट्स निकाल लेने हैं इंटरनेट से और उनको कोट कर देना है आपको अपने सवाल में। अब ये सवाल हो सकता है आपके कहीं पेपर में कहीं पूछ लिए जाएँ, हो भी सकता है नहीं पूछे जाएँ, बट यू हैव टू नो दिस, ठीक है। बहुत कॉमन से हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना। अच्छा, अब रीडिंग टेक्स्ट। कायदे आज़म ऑन 11 अगस्त 1947, यानी कि अब ये जो हम बता रहे हैं कि कायदे आज़म 11 अगस्त 1947 को यहाँ पर कुछ हो रहा है। कायदे आज़म के ज़रिए 11 अगस्त 1947 पे कुछ एक अहम ओकेजन यहाँ पर हो रहा है। क्या हो रहा है अभी चेक करते हैं। द कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना made presidential address on 11th August 1947 to the inaugural session of Pakistan First Constituent Assembly that was one of the most consequential assertions in the history of South Asia. कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने सदारती खिताब दिया। सदारती खिताब क्या देते हैं? एक ऐसी स्पीच देना जिसके अंदर हम क्या करते हैं, ऐसी स्पीच देते हैं जिसके अंदर जो भी पॉइंट्स होते हैं अपने कंट्री के लिए, कंट्री की जो भी कह सकते हैं हुकूमत है, उसके लिए कंट्री को जो है, जो भी जिस तरह हम रूल करेंगे उसके हिसाब से जो भी ओपिनियन जो रखते हैं और प्रेसिडेंट रखता है, तो उसको हम प्रेसिडेंशियल एड्रेस कहा जाता है। अब इन्होंने प्रेसिडेंशियल एड्रेस उस वक्त दिया, ये प्रेसिडेंट नहीं थे, बट इन्होंने कैसे दिया? ये मिस्टर प्रेसिडेंट इसलिए कहला, देखो यहाँ पे मिस्टर प्रेसिडेंट, ये प्रेसिडेंट थे नहीं, मगर ये प्रेसिडेंट एज उसके मुस्लिम लीग के प्रेसिडेंट थे। और पाकिस्तान उस वक्त बना नहीं था, तो कंट्री के प्रेसिडेंट नहीं थे, बट ये मुस्लिम लीग के प्रेसिडेंट थे। और पाकिस्तान उस वक्त बना नहीं था, तो इस वजह से कंट्री के प्रेसिडेंट हो नहीं सकते थे, मुस्लिम लीग के प्रेसिडेंट थे। इस वजह से इन्होंने एक प्रेसिडेंशियल एड्रेस दिया और पाकिस्तान बना भी यही रहते, तो इनका बनाने मतलब काम भी जो है हेड लीडिंग यही कर रहे थे, एज अ लीडर काम यही कर रहे थे। तो इस वजह से इन्होंने एक प्रेसिडेंशियल एड्रेस दिया जिसमें इन्होंने बताया, अब क्या बताया, लेट्स खिताब दिया इन्होंने 11 अगस्त 1947 को टू द इनॉग्रल सेशन। इनॉग्रल का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ की शुरुआत करना, यानी कि इन्होंने पाकिस्तान का सबसे पहला सेशन किया पाकिस्तान फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, पाकिस्तान की पहली कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के लिए। व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली? वो असेंबली जो कि वो ऐसा कह सकते हैं, ऐसी बॉडी, ऐसे लोगों का यूनिट जो कि क्या करे, कॉन्स्टिट्यूंट प्रिपेयर करे। कॉन्स्टिट्यूंट क्या होता है? आइन, कि क्या लॉ होना चाहिए हमारे मुल्क में, तो वो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो थी, पाकिस्तान की फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का सेशन यहाँ कंडक्ट हो रहा है, ठीक है। दैट वाज वन ऑफ द मोस्ट
constitutional assertion in the history of South Asia। और ये जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी, जिसमें इसमें जो कॉन्स्टिट्यूंट रखा गया था, वो एक वन ऑफ द मोस्ट पावर कह सकते हैं कि मोस्ट कॉन्सिक्वेंशियल मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट एसर्शंस का मतलब है ऐसी कोई भी कॉन्फिडेंट या फोर्सफुल स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट या बिलीफ। यानी कि देखो यहाँ पे है अ कॉन्फिडेंट और फोर्सफुल स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट और बिलीफ। यानी कि इसका मतलब ये होता है कि कोई भी ऐसी आपने किसी भी बिलीफ, किसी भी चीज़ पे यकीन है आपको, कोई भी एक यकीन आप पेश कर रहे हैं या फिर कोई भी एक फैक्ट पेश कर रहे हैं, उस पर आपको एक कॉन्फिडेंट और फोर्सफुल स्टेटमेंट दे रहे हैं आप। यानी कि आप उस पर पूरे अच्छी तरह से कॉन्फिडेंट है और वो ऐसी फोर्सफुल स्टेटमेंट है, यानी कि आप उसको बदल नहीं रहे। तो ऐसी स्टेटमेंट्स जो कि हमारी हिस्ट्री में जितनी भी ऐसी स्टेटमेंट्स आई हैं जो कि कह सकते हैं बहुत ज़्यादा पावरफुल होंगी, कॉन्फिडेंट होंगी, ऐसे बिलीव्स, ऐसे फैक्ट्स। सो ऐसे बिलीव्स में से एक इम्पॉर्टेंट बिलीव, एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट, एक ऐसी असर्शन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी पाकिस्तान की फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, क्योंकि इसका जो कॉन्स्टिट्यूंट था वो बहुत ज़्यादा पावरफुल टाइप का कॉन्स्टिट्यूंट था। अब ये साउथ एशिया की हिस्ट्री में मोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल असर्शन है, ठीक है। दिस हिस्टोरिक स्पीच टेस्टिफाइज द काइट्स विजन ऑफ पाकिस्तान। ये जो है हिस्टोरिक स्पीच, ये जो एक कह सकते हैं हमारे माजी की स्पीच है जो कि कायदे आज़म ने दी थी 11 अगस्त 1947 को, ये टेस्टिफाइज मीन्स एविडेंस, ये एविडेंस देती है, गिव एविडेंस काइट्स विजन ऑफ पाकिस्तान को बनाने के लिए कायदे आज़म का जो भी नज़रिया था, क्या नज़रिया था, वो बताती है उनकी ये स्पीच, ठीक है। उसका एक प्रूव है, ये प्रूव दे रही है, एविडेंस दे रही है कि उनका क्या नज़रिया था, ठीक है। एंड ऑफ कोर्स इट रिमाइंड्स अबाउट द टीचिंग्स ऑफ, और ऑफ कोर्स ये जो इनकी लास्ट स्पीच है, ये इनकी जो स्पीच है, ये स्पीच हमें हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लास्ट प्रॉफिट होली हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, the messenger of Allah, the last prophet, the last of the prophets, peace be upon him and on his family and companions, ठीक है। So उनकी जो टीचिंग्स थी उसको भी रिमाइंड किया गया है इस स्पीच के अंदर। और उनकी क्या टीचिंग थी, उनकी जो टीचिंग थी कि ऑल मैन आर इक्वल इन द आइज ऑफ गॉड, कि अल्लाह के नज़दीक तमाम एक बराबर है, तमाम इंसान एक बराबर है। तो हेयर इज़ एन एक्सर्प्ट ऑफ हिज मेमोरेबल स्पीच। उनकी स्पीच बहुत मेमोरेबल है, एक कह सकते हैं हिस्टोरिक पार्ट है, ये हिस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इनकी जो ये स्पीच थी। तो इस स्पीच का एक्सर्प्ट मतलब होता है एक कोई भी पार्ट, किसी भी चीज़ में से कोई पार्ट लेना है तो उसका एक पार्ट है ये, ठीक है। पूरी स्पीच उनकी नहीं है ये, उसका एक मतलब उसमें से पार्ट लिया गया है, ठीक है, एक पार्ट लिया है, पूरी नहीं है ये स्पीच, बहुत बड़ी थी उनकी स्पीच। अभी ये मिस्टर प्रेसिडेंट बोल रहे हैं, इसका मतलब यहाँ ये है, ये मिस्टर प्रेसिडेंट बोला नहीं जा रहा, मिस्टर प्रेसिडेंट कायदे आज़म बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? लेडीज एंड जेंटलमैन, I cordially thank you with the utmost sincerity for the honor you have conferred upon me. I sincerely hope that with your support and your cooperation, we shall make the Constituent Assembly an example. Okay, तो इसका मतलब क्या है? कायदे आज़म कह रहे हैं कि मैं बहुत ही एक फ्रेंडली, कॉर्डियली का मतलब होता है एक वार्म वेलकम करना, एक फ्रेंडली वे में वेलकम करना, खुशामदीद करना। तो ये कह रहे हैं कि मैं आप सबको खुशामदीद कर रहा हूँ, खुशामदीद करते हुए आपको शुक्रिया अदा कर रहा हूँ विद द अटमोस्ट सिंसियरिटी, यानी कि इंतहाई, अटमोस्ट मीन्स इंतहाई, सिंसियरिटी मतलब जेन्युइननेस या फिर कह सकते हैं ऑनेस्टी। तो इंतहाई ऑनेस्टी से मैं आपका जो है शुक्रिया अदा करता हूँ, आपका वेलकम करते हुए। फॉर द ऑनर, उस ऑनर के लिए यू हैव कन्फर्ड अपॉन मी, यानी कि कन्फर्ड का मतलब किसी भी, टू गिव ऑनर, ठीक है, टू गिव ऑनर, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं लेकिन यहाँ पर इसका मतलब है टू गिव ऑनर, ठीक है। सो फॉर द ऑनर यू हैव कन्फर्ड अपॉन मी, उस ऑनर के लिए मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, पूरी ईमानदारी से, निहायती ईमानदारी से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ उस ऑनर के लिए जो आपने मुझे दिया है। आई सिंसियरली होप, मैं जो है, मुझे ये बहुत कह सकते हैं लॉयल्टी से पता है, ईमानदारी से
जेन्युइनली मैं ये चीज़ जानता हूँ। जेन्युइनली यहाँ पर प्रॉपरली लफ्ज़ इस्तेमाल होगा। सिंसियरली मतलब सही है, इसका मीनिंग जेन्युइनली आएगा। तो जेन्युइनली मुझे इस बात पर जो है मैं उम्मीद है कि आपके सपोर्ट, आप सबके सपोर्ट के साथ और आप सबकी मदद के साथ, कोऑपरेशन के साथ हम कॉन्स्टिट्यूट असेंबली को, इस कॉन्स्टिट्यूट असेंबली को जो कि हमारी पाकिस्तान फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूट असेंबली की है, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली को एक एग्जाम्पल बना देंगे। ठीक, नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं। ठीक है, टू द वर्ल्ड, पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल बन जाएगी हमारी कॉन्स्टिट्यूट असेंबली। अब ये जो द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली हैज गॉट टू मेन फंक्शंस टू परफॉर्म। द फर्स्ट इज द वेरी onerous and responsible task of framing our future constitution of Pakistan, and the second of functioning as a full and complete sovereign body as the federal legislature of Pakistan। वो कह रहे हैं कि तो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के दो फंक्शंस हैं, दो मेन काम है सबसे पहला परफॉर्म करने के लिए, जिसमें पहला तो हमारे पास जो है बहुत ही ऑनरस मीन्स डिफिकल्ट या ग्रेट टू डील, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं डिफिकल्ट और रिस्पॉन्सिबल टास्क है। वो क्या है कि हमें अपने पाकिस्तान के लिए फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन बनाना होगा। और दूसरा क्या है, सेकेंड फंक्शन जो है वो क्या है, सेकेंड है ऑफ फंक्शनिंग एज अ फुल एंड कंप्लीट सोवरेन। हमें एक ऐसी रूलिंग बॉडी बनानी होगी, रूलिंग बॉडी मतलब ऐसा यूनिट, ऐसी जो है कह सकते हैं लेजिस्लेचर बनाना होगा जो कि जिसमें हम सोवरेन मतलब रूल, ठीक है, रूल करना, जो कि रूल करे हमारे कंट्री को, जो हम प्रॉपरली एक कॉन्स्टिट्यूट के थ्रू रूल हो, एक अच्छा कह सकते हैं एक प्रॉपर गवर्नमेंट बनानी होगी। तो उसके लिए हमें फुल और कंप्लीट सोवरेन बॉडी बनानी होगी हमारे फेडरल लेजिस्लेचर ऑफ पाकिस्तान के तौर पे, यानी कि जो कि हमारा पाकिस्तान का जो फेडरल कैपिटल लेजिस्लेचर है, जहाँ से पूरा हमारा पाकिस्तान के डिफरेंट प्रोविंसेस वगैरह सब रूल होंगे, तो वो हमें प्रिपेयर करना होगा। वो दूसरा काम है। पहला तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाना कि क्या क्या हमारे उसूल होंगे, और दूसरा ये है कि हमें एक लेजिस्लेचर बनाना है, फेडरल लेजिस्लेचर ऑफ पाकिस्तान बनाना है, ठीक है। We have to do the best we can in adopting a provisional constitution for the federal legislature of Pakistan। अब हम एज अपने प्रोविजंस के अंदर ही, प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशंस के तौर पे ही जो है हम बहुत जितना हमसे हो सकेगा हम अपनी बेस्ट कोशिश करेंगे कि हम जो है वो इन अडॉप्टिंग अ प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द फेडरल लेजिस्लेचर ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का जो फेडरल लेजिस्लेचर उसके लिए हम प्रोविजनल्स में जो कॉन्स्टिट्यूशंस बनेंगे उनको प्रॉपरली फॉलो करेंगे, अच्छे से करेंगे, जिसकी वजह से एक फेडरल लेजिस्लेचर पाकिस्तान का हमारा प्रॉपरली बनेगा, ठीक है। यू नो रियली दैट नॉट ओनली, देखो, you know really that not only we ourselves are wondering, but I think the whole world is wondering at the unprecedented cyclonic revolution which has brought about the plan of creating two independent sovereign dominions in the subcontinent। ठीक, अब इसका मतलब क्या है, अब वो ये कह रहे हैं कि आप लोगों को क्या ये बात पता, आप लोगों को ये बात पता है कि यहाँ पर सिर्फ हम नहीं है जो कि वॉन्डर कर रहे हैं, सिर्फ जिसको हैरानी हो रही है कि हमने ये कर दिखाया है, क्योंकि उस वक्त रेजोल्यूशन पास हो चुका था ना, 1940 का हुआ है वो तो पास, और 1947 में पाकिस्तान बनने से 3 दिन पहले की स्पीच है। तो उस टाइम पे वो कह रहे हैं कि सिर्फ हम हैरान नहीं हो रहे, हम सिर्फ हैरान नहीं है, इस आई थिंक पूरी दुनिया हैरान है इस अनप्रेसिडेंटेड साइक्लोनिक रेवोल्यूशन। साइक्लोनिक का मतलब यहाँ पे क्या, हिला देने वाला, रेवोल्यूशन मतलब चेंज, ऐसा चेंज, ऐसा हिला देने वाला चेंज है अनप्रेसिडेंटेड, जो आज से अनप्रेसिडेंटेड मतलब क्या होता है, नेवर डन और नोन बिफोर, यानी कि कभी पहले ना हुआ हो, ठीक है। तो ऐसा हिला देने वाला रेवोल्यूशन जो आज से पहले कभी भी नहीं हुआ, विच इज ब्रॉट अबाउट द प्लान ऑफ क्रिएटिंग टू इंडिपेंडेंट सोवरेन डोमिनेंस इन द सब कॉन्टिनेंट, जो कि आज से पहले किसी ने कभी ना सोचा और ना कभी इसको अंजाम दिया कि सब कॉन्टिनेंट के अंदर हम अपने बर्रे सगीर में दो इंडिपेंडेंट स्टेट्स को बना रहे हैं। ऐसी सोवरेन डोमिनियंस मतलब, सोवरेन मतलब क्या होता है, रूल करना, ऐसी स्टेट्स जो, डोमिनियंस का मतलब सेल्फ गवर्निंग स्टेट्स, ऐसी स्टेट्स जो कि अपने आप को खुद ही रूल कर रही हैं, यानी कि उनके ऊपर कोई और रूल नहीं करेगा। जैसे सब कॉन्टिनेंट में क्या था, ब्रिटिश रूल कर रहे थे उस टाइम पर, तो पाकिस्तान में क्या है, मुस्लिम्स करते हैं। तो ये हम लोग एक सोवरेन डोमिनियंस है, ठीक है।
तो ये सब हैरान थे उस टाइम पर। तो ये कह रहे हैं कि हम सिर्फ हम हैरान नहीं है, और भी पूरी दुनिया मुझे लगता है हैरान है इस बात पे कि ऐसा कभी हुआ नहीं आज तक। दिस माइटी सब कॉन्टिनेंट विथ ऑल द काइंड्स ऑफ इनहेबिटेंट्स। माइटी का मतलब क्या है? ग्रेट, स्ट्रेंथ वाइज, स्पेशली ड्यू टू साइज। हम इसको इस्तेमाल करते हैं कि साइज में बहुत बड़ा है, ग्रेट बहुत बड़ा, तो इसे सब कॉन्टिनेंट बहुत बड़ा है ना। तो वो कह रहे हैं द माइटी सब कॉन्टिनेंट, जिसमें बहुत सारे इनहेबिटेंट्स रहते हैं, तकरीबन सारी तरह के इनहेबिटेंट्स रहते हैं, हैज़ बीन ब्रॉट अंडर अ प्लान विच इज़ टाइटैनिक। इसको हम एक ऐसे प्लान के अंडर लेकर आए हैं, हमने एक ऐसा प्लान रखा है जो कि टाइटैनिक मतलब एकदम पावरफुल, अननोन और अनपैरेलल्ड, यानी कि ना तो कोई जानता था इस प्लान को पहले, ना किसी ने पहले ये सोचा था प्लान जो हम मुस्लिम्स ने सोचा है। टाइटैनिक मतलब पावरफुल, अनपैरेलल्ड यानी कि आज से पहले ये कभी भी नहीं हुआ है। देन हम नेक्स्ट पे मूव करते हैं। Dealing with our first function, the first and the foremost dealing with our first function, the first and the foremost thing that I would like to emphasize is this: remember that you are now a sovereign legislative body and you have got all the powers. उन्होंने कहा मैं अपने सबसे पहले जो फंक्शन मैंने बताया, सबसे पहला फंक्शन कौन सा बताया था? उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर करने का फंक्शन बताया था। ठीक है, अब वो ये कह रहे हैं कि अपने पहले फंक्शन से डील कर रहे हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाला था। द फर्स्ट और फॉरमोस्ट, जो कि सबसे पहला और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है, जो कि दैट आई वुड लाइक टू एम्फेसाइज इज दिस, जो कि मैं आप सबको बयान करना चाहता हूँ। एम्फेसाइज मीन्स बयान करना चाहता हूँ, बयान करना चाहता हूँ क्या है कि ये याद रखिए कि यू आर नाउ अ सोवरेन लेजिस्लेटिव बॉडी। आप एक ऐसी लेजिस्लेटिव बॉडी हैं, ऐसे मतलब रूल्स पे कायम की हुई, ऐसे कंट्री का मतलब ऐसे कंट्री का पार्ट होने वाले हैं। आप एक ऐसी यूनिट बन चुके हैं, आप लोग ऐसे कह सकते हैं, एक ऐसी लेजिस्लेटिव बॉडी हैं जो कि जहाँ पर एक रूल कह सकते हैं, रूल फॉलो होंगे, रूल के बेस पर गवर्नमेंट बनेगी। तो आप एक ऐसी सोवरेन लेजिस्लेटिव बॉडी का हिस्सा हैं, ठीक है। एंड यू हैव गॉट ऑल द पावर्स, और आपको सारे हुकूक दिए जाएंगे, आपको सारी पावर्स दी जाएंगी, आपसे कुछ भी नहीं छीना जाएगा, क्योंकि यहाँ प्रॉपर रूल्स बनेंगे। ये ऐसी लेजिस्लेटिव बॉडी बन रही है। लेजिस्लेटिव का मतलब हमारे पास कि जो भी रूल्स हैं, जो भी हमारे कंट्री के लिए, कंट्री के प्रॉस्परस होने के लिए, लोगों के लिए, राइट्स के लिए, वो सारी चीज़ें हम जो है एक यूनिट बना लें, और उसको लेजिस्लेचर उसको कहते हैं, और हम लेजिस्लेटिव उसको कहेंगे एक यूनिट बना लेना है, और उसके अंदर हमने ये सारी चीज़ें करनी है, ठीक है, के बारे में सोचना है, जो भी करना है। दिस इज कॉल्ड लेजिस्लेटिव, ठीक है। अब नेक्स्ट पे आते हैं, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? इट therefore places on you the gravest responsibility as to how you should take your decision. अब therefore का मतलब लिहाजा आप पर ये सीरियस रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है कि हाउ यू शुड टेक योर डिसीजंस, कि आपको अपने फैसले कैसे लेने हैं। द फर्स्ट ड्यूटी ऑफ अ गवर्नमेंट इज टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। जो पहली ड्यूटी है गवर्नमेंट की, उसको क्या है कि उसको एक लॉ और ऑर्डर बनाना है, जिसके अकॉर्डिंगली आपका कंट्री रूल करेगा, ठीक है। सो दैट द लाइफ, प्रॉपर्टी एंड रिलीजियस बिलीव्स ऑफ इट्स सब्जेक्ट्स आर फुली प्रोटेक्टेड बाय द स्टेट, ठीक है। तो इससे क्या होगा? लॉ और ऑर्डर बनाने से जो ये लाइफ है, प्रॉपर्टी है, रिलीजियस बिलीव्स ऑफ इट्स सब्जेक्ट्स, यानी कि जो भी रिलीजियस बिलीव्स हैं, डिफरेंट जो है कह सकते हैं सब्जेक्ट्स होते हैं लोगों के, कोई अलग रिलीजन से, कोई अलग रिलीजन से है, जो भी रिलीजियस बिलीफ है ऑफ इट्स सब्जेक्ट्स, जो भी आपके रिलीजियस बिलीफ्स हैं, डिफरेंट उनके क्रीड्स के, आर फुली प्रोटेक्टेड बाय द स्टेट। वो पूरे स्टेट की तरफ से फुली प्रोटेक्ट हो जाए। अगर लॉ और ऑर्डर प्रॉपर होगा तो ही हो सकता है। तो इसलिए ये काम, फर्स्ट ड्यूटी गवर्नमेंट की ये है। अब सेकेंड थिंग दैट अकर्स टू मी इज दिस। अब जो दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ, जो मैं आपके साथ बोलूँगा, वो ये है जो कि वन ऑफ द बिगेस्ट कर्सेस, ये कायदे आज़म बोल रहे हैं, ठीक है। वन ऑफ द बिगेस्ट कर्सेस फ्रॉम विच इंडिया इज सफरिंग इज ब्राइबरी एंड करप्शन।
ठीक है। कर्सेस का मतलब क्या होता है, लानत, ऐसा काम जिस पर आप जो है एक कि इट गलत काम है, आप इसको, ये इविल काम है, इस पर आप लानत दे रहे हैं, तो ये वो वाला काम है कि वन ऑफ द बिगेस्ट कर्सेस, कर्सेस का मतलब लानत, ऐसा काम, ठीक है, ये पता है इसका मीनिंग। तो ये वो काम कौन सा है जो ये बताना चाह रहे हैं कि सबसे बड़े बड़े जो कर्सेस हैं उन में से जिस फ्रॉम विच इंडिया इज सफरिंग, जो सब कह सकते हैं सबसे बड़े कर्सेस में जो एक कर्स यहाँ पर मैं आपको पेश कर रहा हूँ, वो जिससे इंडिया सफ़र कर रहा है, वो ब्राइबरी और करप्शन। ब्राइबरी मतलब रिश्वत, रिश्वतखोरी और करप्शन है। that really is a poison, ये सच में जहर जैसी चीज है। we must, ठीक है, we must, यहाँ से देखिए मैं आगे कर देती हूँ इसको, we must put that down with an iron hand। आयरन हैंड का मतलब क्या होता है, ठीक है, आयरन हैंड का मतलब क्या है कि आपने जो है एक पावरफुली, इंटेंसली पावरफुली, हार्श, एक ऑप्रेसिव वे में किसी पर भी तरस वरस आपने नहीं खाना है, और बहुत ही कह सकते हैं स्ट्रांगली बिलीफ के साथ आपको इस चीज़ को ख़त्म कर देना है। तो ये यही कह रहे हैं कि पुट दैट डाउन, हमें इस चीज़ को ख़त्म करना है, एक बिल्कुल हार्श वे में हम इसके बिल्कुल खिलाफ खड़े होंगे, ठीक है। एंड आई होप दैट यू विल टेक एडिक्वेट मेजर्स। एडिक्वेट का मतलब क्या होता है, सेटिस्फैक्ट्री और एक्सेप्टेबल, मतलब ऐसे जो कि एक्सेप्टेबल हो, सेटिस्फाइड हो, आप इस तरह के मेजर्स जो हैं लेंगे। वो कह रहे हैं मुझे उम्मीद है आप इस तरह के मेजर्स लेंगे जिस एज सून एज इट इज़ पॉसिबल फॉर दिस असेंबली टू डू सो, ठीक है, कि ये कि जितना जल्दी हो सके इस असेंबली के लिए करने के लिए ऐसे जो हैं एडिक्वेट मेजर्स लिए जाएंगे। जो भी उनकी पूरी पूरी असेंबली है लोगों की, वो सब उनके लिए बोला जा रहा है कि ऐसे मेजर्स जल्द ही लिए जाएंगे जो कि ब्राइबरी और करप्शन को ख़त्म करेंगे बिल्कुल जड़ से। अब यहाँ पर नेक्स्ट हमारा आ रहा है कि ब्लैक मार्केटिंग इज अनदर कर्स, ठीक है, ब्लैक मार्केटिंग इज अनदर कर्स, वेल आई नो दैट black marketers are frequently caught and punished. Now you have to tackle this monster, which today is a colossal crime against अगेंस्ट सोसाइटी इन अवर डिस्ट्रेस्ड कंडीशंस। ब्लैक मार्केटिंग क्या है, एक दूसरी लानत है, ठीक है, एक दूसरा ऐसा काम जो कि बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, गलत है बिल्कुल। वेल आई नो दैट, वो कह रहे हैं मुझे ये बात पता है कि ब्लैक मार्केटर्स को अक्सर जो पकड़ लिया जाता है और उनको सज़ा दी जाती है। अब आपको ये चीज़ को, इस मॉन्स्टर को, यानी कि इस ब्लैक मार्केटिंग को, ये जो गलत काम है, इसको आपको जो टैकल करना है, ये ऐसा ब्लैक मार्केटिंग का काम जो कि आजकल एक कॉलोसल, यानी कि बहुत बड़ा क्राइम है आज के ज़माने में, यानी कि उनके ज़माने के हिसाब से बता रही हूँ, आज के ज़माने में भी है। तो एक बहुत ही कॉलोसल क्राइम है, बहुत बड़ा क्राइम है जो कि हमारी सोसाइटी के अगेंस्ट होता है। हमारी सोसाइटी में ऐसा नहीं होना चाहिए, बट हमारी सोसाइटी के अगेंस्ट जाके वो होता है काम। ऐसा कोई रूल नहीं है सोसाइटी में, फिर भी होता है। ब्लैक मार्केटिंग क्या होती है, ब्लैक मार्केटिंग का मतलब होता है चीज़ों को स्मगल करना इलीगली, ठीक है, बिना टैक्स के पे किया आपने किसी चीज़ को जो है समंदर के थ्रू या फिर किसी बसेस के थ्रू, ट्रेन के थ्रू आप स्मगल कर रहे हैं किसी दूसरे कंट्री को, इन आवर डिस्ट्रेस कंडीशंस, हमारी ऐसी कंडीशंस में जो कि डिस्ट्रेस हो। डिस्ट्रेस का मतलब किल्लत पड़ी हुई है, कहत पड़ा हुआ है, अब चीज़ें स्मगल हो रही हैं, कंट्री पुअर होता जा रहा है, आप जो है डिस्ट्रेस्ड हो रहे हैं, उस कंडीशंस में ये ब्लैक मार्केटिंग का बिजनेस और चले जा रहा होता है, चले जा रहा होता है। यहाँ हम लोग परेशान हो रहे होते हैं कि यहाँ पे मुल्क में सामान नहीं है, और वहाँ ब्लैक मार्केटिंग का बिजनेस अच्छे से फ्लोरिश कर रहा होता है। तो इस चीज़ को ख़त्म करना है। आई थिंक दे ओ टू बी वेरी सिवियरली पनिश्ड। वो कह रहे हैं कि मुझे लगता है कि इनको बहुत बहुत ज़्यादा सीरियसली पनिश्ड करना चाहिए, because they undermine the entire system, क्योंकि उन्होंने अंडरमाइन का मतलब क्या है, एरोड द फाउंडेशन ऑफ, यानी कि आप किसी भी फाउंडेशन को, किसी भी चीज़ की बेस को, फाउंडेशन को ख़राब करें, ठीक है। तो क्योंकि ये जो है पूरा हमारे कंट्रोल और रेगुलेशन, जो भी हमारा जो सिस्टम है, एंटायर सिस्टम है किस चीज़ का, कंट्रोल एंड रेगुलेशन ऑफ फूड स्टफ्स, जो भी फूड स्टफ्स हैं, एसेंशियल कमोडिटीज हैं, कमोडिटीज मतलब ऐसा साजो सामान, डिफरेंट थिंग्स हैं, फूड स्टफ्स हैं, उन सारे सिस्टम को की जड़ को कह सकते हैं हिला देता है, बिल्कुल एक खराब कर देता है सारे कंट्रोलमेंट को।
और होलसेल स्टारवेशन हो जाती है। होलसेल स्टारवेशन का मतलब क्या है? होलसेल का यहाँ पर मतलब इस्तेमाल हो रहा है एक्सटेंसिव। एक्सटेंसिव यानी कि बहुत ज़्यादा। स्टारवेशन मतलब किल्लत, सॉरी, हाँ, कहत पड़ जाना। स्टारवेशन का मतलब कहत पड़ जाना। तो अब खाना जब स्मगल हो रहा है, जैसे होता है ना भाई, चीनी का बहरान हो गया या आटे का बहरान हो गया, जैसे आजकल हमारे साथ बहुत होता है कि कैद पड़ गया, चीनी या आटे का बहरान हो रहा है, या मार्केट में तेल नहीं आ रहा है, तो वो सब ब्लैक मार्केटिंग की वजह से हुआ। क्योंकि यहाँ तो सब हो रहा है, उग रहा है और आ भी रहा है, लेकिन फार्मर्स भेज भी रहे हैं, बट ब्लैक मार्केटिंग की वजह से ये सारा जो है निज़ाम बिगड़ा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ कि हम लोग अपना जो बाकी का नेक्स्ट आगे की जो स्पीच है वो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।